नहीं जानता कि मैं यह कहानी कैसे भूल गया, लेकिन यह अब तक की सबसे डरावनी चीज़ है जो मेरे साथ हुई। शायद मैंने इसे भूलने की इतनी कोशिश की कि यह तुरंत याद ही नहीं आई। जो कोई भी जंगल में अपना सारा वक्त बिताता है, वह कभी नहीं चाहेगा कि वह अकेले होने या बीहड़ में फंसने से डर जाए। इसीलिए जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। यह घटना आज तक की एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह नौकरी मेरे लिए सही है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जितना याद कर सकता हूँ बताने की कोशिश करूँगा। यह घटना स्प्रिंग के अंत में हुई थी। एक टाइपिकल लॉस्ट चाइल्ड कॉल थी। एक 4 साल की लड़की अपने परिवार के कैंपसाइट से भटक गई थी और लगभग 2 घंटे से गायब थी। उसके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट चुके थे और वही कह रहे थे जो ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं, मेरा बच्चा कभी भटकता नहीं, वह हमेशा पास रहती है, उसने ऐसा कभी नहीं किया। हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और स्टैंडर्ड सर्च फॉर्मेशन में बट गए। मैं अपने एक अच्छे दोस्त के साथ था और हम हाइक करते हुए आम बातचीत कर रहे थे। मुझे पता है कि यह कठोर लगता है, लेकिन जब आप लंबे समय तक ये काम करते हैं तो आप डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। ये नॉर्म बन जाता है और कुछ हद तक आपको खुद को भावनाहीन बनाना सीखना पड़ता है। हमने लगभग 2 घंटे तक सर्च किया, उस जगह से काफ़ी दूर तक जहाँ तक हमें लगा कि वह हो सकती है। फिर हम एक छोटी वैली से निकले और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों एक साथ रुक गए। हम जमकर खड़े हो गए और एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा जैसे हवाई जहाज का केबिन अचानक डीप्रेशराइज हो गया हो। मेरे कानों में भनक सी आई और एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे मैं 10 फीट नीचे गिर गया हूँ। मैंने अपने दोस्त से पूछना चाहा कि क्या उसे भी ऐसा लगा, लेकिन उससे पहले ही हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे तेज़ आवाज़ सुना। यह ऐसा था जैसे एक फ्रेट ट्रेन हमारे बिल्कुल बगल से गुजर रही हो, लेकिन आवाज़ हर दिशा से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से। मेरे दोस्त ने कुछ चिल्लाकर कहा, लेकिन उस बहरे कर देने वाले गर्जना में मैं कुछ सुन नहीं पाया। हम घबरा गए, चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। मेरा पहला ख्याल लैंडस्लाइड का था, लेकिन हम किसी क्लिफ के पास नहीं थे, और अगर होते भी तो वह हमें अब तक टकरा चुका होता। वह आवाज़ लगातार जारी रही और हम एक दूसरे से चिल्लाकर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करीब खड़े होने के बावजूद हम उस आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुन पा रहे थे। फिर अचानक जैसे कोई स्विच ऑफ कर दे, वह आवाज़ बंद हो गई। हम वहीं स्टिल खड़े रहे और धीरे धीरे जंगल की नॉर्मल आवाज़ें वापस आने लगी। मेरे दोस्त ने पूछा, ये क्या बकवास हुआ अभी? मैंने सिर्फ कंधे उचकाए और हम एक दूसरे को देखते रहे। मैंने रेडियो पर पूछा कि क्या किसी और ने दुनिया का अंत सुना, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हालांकि हम सभी एक दूसरे की आवाज़ की दूरी पर ही थे। हमने इसे टाल दिया और आगे बढ़ गए। 1 घंटे बाद हम सभी ने रेडियो पर अपडेट लिया, लेकिन किसी को भी वह छोटी लड़की नहीं मिली। ज़्यादातर समय हम अंधेरा होने पर सर्च नहीं करते, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई लीड नहीं थी तो कुछ लोगों ने सर्च जारी रखने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त भी। हम करीब करीब चल रहे थे और हर कुछ मिनट में उसका नाम पुकार रहे थे। अब तक मैं बेताबी से उम्मीद कर रहा था कि हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं बच्चों को पसंद नहीं करता, लेकिन उनका अंधेरे में अकेले होना एक भयानक विचार है। दिन में तो जंगल बच्चों को डराता ही है, रात में तो वह एक अलग ही राक्षस बन जाता है। लेकिन हमें उसका कोई निशान नहीं मिल रहा था, नहीं कोई जवाब। मिडनाइट तक हमने वापस लौटने का फैसला किया। रैंडेव्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए हम आधे रास्ते में थे कि मेरा दोस्त अचानक रुका और अपना टॉर्च एक घने डेडफॉल, सूखे पेड़ों के ढेर की तरफ घुमाया। मैंने पूछा कि क्या उसने कोई आवाज़ सुनी, लेकिन उसने मुझे चुप रहने को कहा और सुनने को कहा। मैंने सुना, दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ने लड़की का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस वही हल्की सी रोने की आवाज़। हम उस डेडफॉल की तरफ बढ़े, उसके चारों ओर घूमते हुए उसका नाम पुकारते रहे। जैसे जैसे हम उस रोने की आवाज़ के करीब पहुँचे, मुझे अपने पेट में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, कुछ सही नहीं लग रहा। उसने कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है।
लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या गलत है। हम वहीं रुक गए और फिर से लड़की का नाम पुकारा, और तभी हम दोनों को एक साथ समझ आया। वह रोने की आवाज़ एक लूप में चल रही थी। वही छोटी सी हिचकी, फिर चीख, फिर सिसकी, बार बार दोहराई जा रही थी। हर बार बिल्कुल वही। बिना एक शब्द कहे हम दोनों वहाँ से भाग निकले। यह इकलौती बार थी जब मैंने इतना आत्मसंयम खो दिया, लेकिन उस पल में कुछ इतना गहरा डरावना था कि हम में से कोई भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। जब हम रैंडेव्यू पॉइंट पर पहुँचे तो हमने दूसरों से पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब सुना, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे पता है कि यह एंटी क्लाइमैक्टिक लगता है, लेकिन उस कॉल ने मुझे लंबे समय तक परेशान किया। और वह छोटी लड़की, हमें उसका कोई निशान नहीं मिला। हम उसे और बाकी सभी लापता लोगों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुझे शक है कि हम कभी कुछ ढूंढ पाएंगे। अनसुलझे रहस्य और अजीबोगरीब अवशेष मेरे मिसिंग पर्सन्स कॉल्स में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जहां व्यक्ति का कोई निशान या शव तक नहीं मिला। लेकिन कई बार शव मिलने से जवाबों से ज़्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं। हमारी टीम में कुछ ऐसे ही कुख्यात केस हैं जिनके अवशेष मिले, लेकिन उनकी कहानियां आज भी रहस्य बनी हुई है। एक टीनेज लड़का जिसके अवशेष उसके गायब होने के लगभग 1 साल बाद मिले। हमें उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, 2 उंगलियों की हड्डियां और उसका कैमरा मिला। जहां से वह गायब हुआ था उससे 40 मील दूर। दुर्भाग्य से कैमरा पूरी तरह डैमेज था। एक बूढ़े आदमी का पेल्विस जो 1 महीने पहले गायब हुआ था। बस यही एक चीज़ मिली, एक 2 साल के बच्चे का जबड़ा और दायां पैर, जो पार्क के सबसे ऊंचे रिज पर मिला। डाउन सिंड्रोम वाली 10 साल की एक लड़की का शव, जो गायब होने की जगह से 20 मील दूर मिला। वह एक्सपोजर ठंड तत्वों के संपर्क से मरी थी, और ऑटोप्सी में पता चला कि उसके पेट में बेरीज और पका हुआ मांस था। कोरोनर ने कहा कि लगता था जैसे कोई उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन कोई संदिग्ध कभी पकड़ा नहीं गया। एक 1 साल के बच्चे का जमा हुआ शव, जो एक पेड़ के खोखले तने में मिला, उस जगह से 10 मील दूर जहां आखिरी बार देखा गया था। उसके पेट में ताज़ा दूध मिला, लेकिन उसकी जीभ गायब थी। एक 3 साल की बच्ची का सिर्फ एक वर्टेब्रा, रीढ़ की हड्डी और दायां घुटना जो बर्फ में दबा हुआ मिला, उसके परिवार के कैंप ग्राउंड से 20 मील दूर, जहां वह एक टीनेज लड़का जिसके अवशेष उसके गायब होने के लगभग 1 साल बाद मिले। हमें उसकी खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, 2 उंगलियों की हड्डियां और उसका कैमरा मिला। जहां से वह गायब हुआ था उससे 40 मील दूर। दुर्भाग्य से कैमरा पूरी तरह डैमेज था। एक बूढ़े आदमी का पेल्विस जो 1 महीने पहले गायब हुआ था। बस यही एक चीज़ मिली, एक 2 साल के बच्चे का जबड़ा और दायां पैर, जो पार्क के सबसे ऊंचे रिज पर मिला। डाउन सिंड्रोम वाली 10 साल की एक लड़की का शव, जो गायब होने की जगह से 20 मील दूर मिला। वह एक्सपोजर ठंड तत्वों के संपर्क से मरी थी, और ऑटोप्सी में पता चला कि उसके पेट में बेरीज और पका हुआ मांस था। कोरोनर ने कहा कि लगता था जैसे कोई उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन कोई संदिग्ध कभी पकड़ा नहीं गया। एक 1 साल के बच्चे का जमा हुआ शव, जो एक पेड़ के खोखले तने में मिला, उस जगह से 10 मील दूर जहां आखिरी बार देखा गया था। उसके पेट में ताज़ा दूध मिला, लेकिन उसकी जीभ गायब थी। एक 3 साल की बच्ची का सिर्फ एक वर्तेब्रा, रीढ़ की हड्डी और दायां घुटना जो बर्फ में दबा हुआ मिला, उसके परिवार के कैंप ग्राउंड से 20 मील दूर, जहां वे पिछली गर्मियों में ठहरे थे। अब मैं अपने दोस्त द्वारा सुनाई गई कुछ कहानियां सुनाता हूं। मैंने उल्लेख किया था कि आप सभी को सीढ़ियों में दिलचस्पी है और आप भाग्यशाली हैं। उसका उनसे ज़्यादा नज़दीकी सामना हुआ है। हालांकि उसके पास उनके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन उसका अनुभव मुझसे कुछ ज़्यादा ही है। मेरा दोस्त लगभग 7 सालों से एक SAR अधिकारी रहा है। उसने यह काम कॉलेज में जूनियर रहते हुए शुरू किया था, और पहली बार सीढ़ियों का सामना करते समय उसका अनुभव भी मेरे जैसा ही था। उसके प्रशिक्षक ने भी लगभग वही बात कही जो मेरे ने कही थी, कि कभी भी उनके पास ना जाएं, ना छुएं और ना ही उन पर चढ़े। पहले साल तक उसने ठीक वैसा ही किया, लेकिन जाहिरा तौर पर उसकी जिज्ञासा हावी हो गई।
और एक बार कॉल आने पर वह लाइन से अलग हो गया और उनमें से एक सेट को जांचने चला गया। उसने कहा कि वह एक किशोरी के गायब होने वाले रास्ते से लगभग 10 मील दूर थे और कुत्ते एक गंध का पीछा कर रहे थे। वह अकेला था, मुख्य समूह से पीछे रह गया था। जब उसने अपनी बाईं ओर सीढ़ियों का एक सेट देखा, वे एक नए घर की लग रही थी क्योंकि कालीन बिल्कुल नया और सफ़ेद था। उसने कहा कि जैसे जैसे वह करीब गया उसे कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, न कोई अजीब आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ होने की उम्मीद कर रहा था, जैसे कानों से खून बहना या बेहोश हो जाना, लेकिन वह उनके ठीक बगल में पहुंच गया और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। केवल एक चीज़ उसने कहा जो अजीब थी, वह यह थी कि सीढ़ियों पर बिल्कुल भी मलबा नहीं था, कोई गंदगी, पत्तियाँ, धूल, कुछ भी नहीं। और आसपास के इलाके में जानवरों या कीड़ों की कोई गतिविधि के निशान नहीं दिखाई दिए, जो उसे अजीब लगा। ऐसा नहीं लगा कि चीज़ें उनसे दूर भाग रही थीं, बल्कि ऐसा लगा कि वे जंगल के अपेक्षाकृत सुनसान हिस्से में थीं। उसने सीढ़ियों को छुआ और उसे नए कालीन से मिलने वाली उस चिपचिपाहट के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। अपने रेडियो के चालू होने की पुष्टि करते हुए उसने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ीं। उसने कहा कि यह डरावना था क्योंकि जिस तरह से उन्हें कलंकित किया गया था, उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने मजाक में कहा कि उसका आधा हिस्सा किसी अन्य आयाम में पहुंचने की उम्मीद कर रहा था और दूसरा आधा हिस्सा देख रहा था कि कोई यूएफओ नीचे आए, लेकिन वह बिना किसी घटना के ऊपर पहुंच गया और वो वहां खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। लेकिन उसने कहा जितनी देर वह शीर्ष सीढ़ी पर खड़ा रहा, उसे उतना ही एहसास होने लगा कि वह कुछ बहुत गलत कर रहा है। उसने इसे उस एहसास की तरह बताया जो आपको किसी सरकारी इमारत के उस हिस्से में होता है जहां आपका कोई काम नहीं होता, जैसे कि कोई किसी भी पल आकर आपको गिरफ्तार कर लेगा या सिर के पीछे गोली मार देगा। उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एहसास तेज़ और तेज़ होता गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह अब कुछ भी सुन नहीं सकता। जंगल की आवाज़ें गायब हो गई थीं और वह अपनी खुद की सांस भी नहीं सुन सकता था। यह किसी तरह की अजीब, भयानक टिनेटस जैसा था, लेकिन अधिक दमनकारी। वह वापस नीचे उतरा और खोज में फिर से शामिल हो गया और उसने जो किया उसका जिक्र तक नहीं किया। लेकिन उसने कहा सबसे अजीब बात तो बाद में हुई। उसका प्रशिक्षक दिन के लिए खोज समाप्त होने के बाद वेलकम सेंटर पर इंतज़ार कर रहा था और उसने मेरे दोस्त को जाने से पहले ही घेर लिया। उसने कहा कि उसके प्रशिक्षक के चेहरे पर तीव्र गुस्सा था और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम उन पर चढ़ गए, है ना? मेरे दोस्त ने कहा कि ये प्रश्न की तरह नहीं था। उसने पूछा कि उसका प्रशिक्षक कैसे जानता है। प्रशिक्षक ने सिर्फ सिर हिलाया। क्योंकि हमें वह लड़की नहीं मिली, कुत्तों ने उसकी गंध खो दी। मेरे दोस्त ने पूछा कि इसका उससे क्या लेना देना है। प्रशिक्षक ने पूछा कि वह कितनी देर तक सीढ़ियों पर रहा और मेरे दोस्त ने कहा कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। प्रशिक्षक ने उसे बहुत ही भयानक, लगभग मुर्दा सी निगाहों से देखा और कहा कि अगर उसने कभी दोबारा किसी और सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की तो उसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। प्रशिक्षक चला गया और मेरे ख्याल से उसने तब से मेरे दोस्त के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा बड़ी कई मिसिंग पर्सन्स केस में शामिल रहा है जहां उनका कोई निशान तक नहीं मिला। मैंने डेविड पॉलिड्स का जिक्र किया और मेरे बड़ी ने कहा कि वह पुष्टि कर सकता है कि वे कहानियाँ ज़्यादातर सही हैं। उसने कहा कि ज़्यादातर मामलों में अगर पर्सन तुरंत नहीं मिलता तो या तो वह कभी नहीं मिलता या फिर हफ्तों, महीनों या सालों बाद ऐसी जगह पर मिलता है जहां वह पहुंच ही नहीं सकता। एक कहानी जो उसने मुझे बताई वह वाकई चौंकाने वाली थी। उसमें 5 साल का एक बॉय शामिल था जिसे गंभीर मेंटल डिसेबिलिटी थी। वह लिटिल बॉय देर से शरद ऋतु में एक पिकनिक एरिया से गायब हो गया। मेंटल डिसेबिलिटी के अलावा उसे फिजिकल हैंडीकैप भी था और उसके पेरेंट्स बार बार समझाते रहे कि वह ऐसे गायब नहीं हो सकता। ये नामुमकिन था, किसी ने उसे उठा लिया होगा। मेरे बड्डी ने बताया कि उन्होंने इस किड को हफ्तों तक ढूंढा, एक्सेप्टेड रेंज से मीलों दूर तक, मगर ऐसा लगा जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। डॉग्स उसकी सेंट कहीं भी नहीं पकड़ पाए, यहाँ तक कि उस पिकनिक एरिया में भी नहीं जहाँ से वह गायब हुआ था। सस्पिशन उसके पेरेंट्स पर गया, लेकिन ये साफ था कि वे टूट चुके थे
और उन्होंने अपनी किड के साथ कुछ गलत नहीं किया था। लगभग 1 महीने बाद सर्च बंद कर दी गई और मेरे बड़ी ने कहा कि जाड़ों तक सभी लगभग भूल चुके थे। फिर एक दिन वह बर्फ में ट्रेनिंग ऑफ पर था, किसी ऊंची पीक पर। तभी उसे बर्फ में कुछ दिखा। उसने कहा कि पहले तो उसे दूर से कुछ दिखा और जब वह करीब गया तो उसने देखा कि यह एक शर्ट थी, जमी हुई और बर्फ से बाहर निकली हुई। उसने इसे किड की पहचान लिया क्योंकि उस पर एक खास पैटर्न था। लगभग 20 यार्ड दूर उसे किड का बॉडी मिला, आधा बर्फ में दबा हुआ। मेरे बड़ी ने कहा कि किड कुछ ही दिनों से मरा हुआ लग रहा था, हालांकि वह लगभग 3 महीने से गायब था। किड किसी चीज़ को जकड़े हुए था और जब मेरे बड़ी ने बर्फ हटाकर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यह बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा था जिसे किसी ने क्रूडली एक पर्सन जैसा आकार दे दिया था। किड ने उसे इतनी ज़ोर से पकड़ रखा था कि उसके चेस्ट और हैंड्स को फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जो डिके के बावजूद साफ दिख रहा था। उसने बाकी क्रू को रेडियो किया और उन्होंने बॉडी को माउंटेन से उतारा। अब उसने मुझे यह सब समझाया और सीधे शब्दों में इस किड का लगभग 3 महीने तक जिंदा रहना या इस पीक तक पहुंचना नामुमकिन था। इस चाइल्ड का लगभग 50 मील चलकर एक गॉड डैम माउंटेन की चोटी पर पहुंचना फिजिकली इम्पॉसिबल था। सबसे हैरान करने वाली बात, किड के स्टमक या कोलन में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। मेरे बड़ी ने कहा कि ऐसा लगा जैसे किड को धरती से गायब करके कहीं फ्रीज कर दिया गया हो और महीनों बाद इस माउंटेन पर गिरा दिया गया हो ताकि वह एक्सपोजर से मर जाए। वह इस केस को कभी भूल नहीं पाया। उसकी आखिरी कहानी जो मैं बताऊंगा कुछ महीने पहले की है। वे माउंटेन लायन, पहाड़ी शेर की तलाश में निकले थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने उन्हें देखने की सूचना दी थी। हमारा काम उन इलाकों की निगरानी करना होता है ताकि अगर ये जानवर वहाँ हों तो हम लोगों को चेतावनी देकर उन रास्तों को बंद कर सकें। वह शाम के समय पार्क के एक घने जंगल वाले हिस्से में अकेला ही था जब उसे दूर से किसी औरत की चीख जैसी आवाज़ सुनाई दी। अब जैसा कि आप में से ज़्यादातर जानते हैं, जब माउंटेन लायन चीखता है तो वह आवाज़ ठीक वैसी ही होती है जैसे किसी औरत की हत्या की जा रही हो। यह डरावना तो होता है लेकिन असामान्य नहीं। मेरे दोस्त ने रेडियो पर बाकी टीम को बताया कि उसने चीख सुनी है और वह यह पता लगाने जा रहा है कि उस जानवर का इलाका कहाँ से शुरू होता है। उसने माउंटेन लायन की चीख फिर कुछ बार सुनी, हमेशा एक ही जगह से, और उसने उसके इलाके का अंदाज़ा लगा लिया। वह वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसे फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार सिर्फ कुछ गज की दूरी से। बेशक वह घबरा गया और तेज़ी से वापस भागने लगा क्योंकि आखिरी चीज़ जो वह चाहता था वह था किसी माउंटेन लायन से भिड़ जाना और उसके हमले में मारा जाना। जैसे ही वह रास्ते पर पहुंचा और वापस चलने लगा, चीखने की आवाज़ उसके पीछे पीछे आने लगी। वह दौड़ने लगा। जब वह ऑपरेशन बेस से लगभग 1 मील दूर था तो चीख रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या वह चीखने वाला उसका पीछा कर रहा है। अब तक लगभग रात हो चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि दूर रास्ते के मोड़ से ठीक पहले एक पुरुष की आकृति खड़ी थी। उसने उसे आवाज़ लगाई, चेतावनी देते हुए कि रास्ते बंद है और उसे वेलकम सेंटर वापस आना चाहिए। वह आकृति वहीं खड़ी रही। मेरा दोस्त उसकी तरफ बढ़ा। जब वह लगभग 10 गज दूर था तो उस आकृति ने, जैसा कि उसने बताया, एक असंभव रूप से लंबा कदम उसकी तरफ बढ़ाया और वही चीख निकाली जो मेरा दोस्त पिछले कुछ देर से सुन रहा था। मेरा दोस्त कुछ बोला भी नहीं, बस मुड़ा और बिना पीछे देखे ऑपरेशन बेस की तरफ भागा। जब तक वह वापस पहुंचा, चीखने की आवाज़ फिर जंगल में दूर चली गई थी। उसने इस बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि इलाके में एक माउंटेन लायन है और जब तक उसे ढूंढ कर हटाया नहीं जाता तब तक उन रास्तों को बंद रखना होगा। केडी की कहानी। केडी एक वेटरनरी डॉक्टर है और लगभग 15 साल से SAR सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रही हैं। वह ऊंचे पहाड़ों पर रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर है और अपने क्षेत्र की सबसे बेहतरीन में से एक मानी जाती है। वह कहानियाँ सुनाने में काफ़ी उत्साहित रहती थी और चूंकि हम ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी समय साथ बिताते थे, उन्होंने मुझे 4 ऐसी कहानियाँ सुनाई जो मेरे दिमाग में घर कर गई।
पहली कहानी उन्होंने मेरे पूछने पर सुनाई जब मैंने उनसे उनके सबसे दर्दनाक केस के बारे में पूछा। वह सिर हिलाते हुए बोली कि पहाड़ों पर भयानक हादसे अक्सर होते हैं क्योंकि वहाँ दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा होती है। लगभग 5 साल पहले उस पार्क में जहाँ वह काम करती थीं, कई लोग गायब हो गए थे। उस साल का मौसम बेहद खराब था, जितना उन्होंने कभी देखा था। हर 2-3 दिन में 1 फीट बर्फ गिर रही थी और कुछ हिमस्खलन अवलैंचेस में कुछ पर्वतारोहियों की मौत भी हो गई थी। उन्होंने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे नक्शे वाले रास्तों पर ही रहें, लेकिन कुछ लोग मानते ही कहा है। एक भयानक केस में एक पूरा परिवार खत्म हो गया क्योंकि पिता को लगा कि वह अधिकारियों से बेहतर जानता है। उसने अपने परिवार को एक असुरक्षित इलाके में ले गया। वे स्नोशूइंग कर रहे थे और कोडी के अनुसार वे बर्फ की एक ऐसी परत पर चले गए जो ऊपर से मजबूत लग रही थी लेकिन असल में नहीं थी। वह टूट गई और पूरा परिवार लगभग 300 फीट नीचे खिसक गया। नीचे चट्टानों पर गिरने से माता पिता की तुरंत मौत हो गई। एक बच्चा भी मर गया लेकिन 2 बचे। एक का पैर और पसलियां टूटी हुई थी जबकि दूसरा लगभग सही सलामत था। सिर्फ कुछ चोटें और मोच आई थी। सही सलामत बच्चे ने अपने भाई बहन को वहीं छोड़ दिया और मदद ढूंढने निकल पड़ा। केडी ने बताया कि वह बच्चा आधा मील भी नहीं जा पाया था कि एक तूफान ने उसे घेर लिया। बच्चा गर्माहट पाने या आराम करने के लिए रुका और अंततः ठंड से जमकर मर गया। कुछ गवाहों की मदद से, जिन्होंने उस परिवार को जंगल की तरफ जाते देखा था, एसएआर टीम ने उन्हें ढूंढ निकाला। केडी को वह बच्चा मिला जो मदद ढूंढते हुए जमकर मर गया था। उस समय हल्की बर्फबारी हो रही थी, इतनी कि दूर तक देखना मुश्किल था, लेकिन इतनी भी नहीं कि खोज असंभव हो। आगे बर्फ में एक आकृति बैठी हुई दिखी और वह जल्दी से वहां पहुंची। उन्होंने विस्तार से बताया कि जैसे जैसे वहां करीब आई, उन्हें पहले एहसास हुआ कि यह एक बच्चा है, फिर कि वह मर चुका है, और फिर कि वह उन सबसे दयनीय हालत में जमा हुआ था जो उन्होंने कभी देखी थी। बच्चा सीधा बैठा हुआ था, घुटने छाती से लगे हुए। उसने अपनी बाहों से उन्हें जकड़ रखा था और सिर को कोट में छुपा लिया था। जब केडी ने कोट हटाकर उसका चेहरा देखा तो पाया कि वह रोते रोते मरा था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और गालों पर आंसू जमे हुए थे। केडी ने कहा, यह साफ था कि बच्चा हाइपोथर्मिया से मरते वक्त बेहद डरा हुआ था, और एक माँ होने के नाते यह देखकर मेरा दिल टूट गया। वह बार बार कहती रही, मैं आशा करती हूँ कि उस बच्चे के पिता इस वक्त नरक में जल रहे होंगे। एक और भयानक घटना जो उन्होंने सुनाई वह तब की थी जब वह नौसिखिया थी। उनकी टीम को एक अनुभवी पर्वतारोही के गायब होने की सूचना मिली जो पिछले दिन घर नहीं लौटा था। उसकी पत्नी को यकीन था कि कुछ बुरा हुआ है क्योंकि वह कभी समय से लौटने में चूकता नहीं था। टीम उसे ढूंढने निकली और पहाड़ के कुछ बेहद मुश्किल हिस्सों पर चढ़ाई करनी पड़ी। एक समतल इलाके में पहुंचकर केडी ने बर्फ पर खून के निशान देखे। वो उसके पीछे पीछे चलने लगी और जैसे जैसे आगे बढ़ी, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगे। वह नहीं जानती थी कि वे किस अंग के हिस्से थे, लेकिन जितना आगे बढ़ती गईं उतने ही ज़्यादा टुकड़े दिखने लगे। खून और मांस के इस रास्ते को पीछा करते हुए वह एक चट्टान के नीचे बने आश्रय तक पहुंची जहां उन्हें वह पर्वतारोही मिला। केडी ने बताया, इतना खून था कि मैंने कभी नहीं देखा था। वह उल्टा पड़ा था, एक हाथ आगे की तरफ फैला हुआ जैसे मरते वक्त रेंग रहा हो। जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि उसका पेट फट चुका था। यही वे मांस के टुकड़े थे जो रास्ते में बिखरे हुए थे। उसके हिप होल्स्टर में एक आइस पिक थी जो खून से सनी हुई थी। हालांकि सही पता नहीं चल सका कि हुआ क्या था, लेकिन केडी का अनुमान था पर्वतारोही ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और आइस एक्स का इस्तेमाल कर रहा था। शायद बर्फ का कोई ढीला हिस्सा टूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। गिरते समय या लैंडिंग के दौरान आइस एक्स उसके पेट में घुस गया, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई। वह घिसटता हुआ उस चट्टान के नीचे तक पहुंचा और रास्ते में अपने ही अंगों को फैलाता चला गया। आखिरकार वहीं दर्द और खून की कमी से मर गया। केडी को खून
मांस से ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जब दूसरे एसएआर सदस्यों ने शव को पलटा तो उसकी अंतड़ियाँ ज़मीन पर बिखर गईं और कुछ लोगों ने उल्टी कर दी। मैंने उससे कहा कि मुझे उसके साथ हुए किसी ऐसे अनुभव के बारे में सुनने में दिलचस्पी थी जहाँ लोग पूरी तरह गायब हो गए हों। उसकी आंखें चमक उठी और वह मेरे पास झुक गई। "Wanna hear a real doozy?" वह पूछती है। वह मुझे बताती है कि जब वह पहली बार शुरू कर रही थी तब एक केस मीडिया में काफ़ी चर्चित हुआ था। एक फैमिली जंगल के एक इलाके में बेरी पिकिंग कर रही थी जो पार्क के एंट्रेंस के बिल्कुल पास था। उनके 2 छोटे बेटे थे, दोनों 5 साल से कम उम्र के, और दिन के किसी पल में उनमें से एक गायब हो गया। एक बहुत बड़ा सर्च चलाया गया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यह उन केसेस में से एक था जहां लगता है जैसे बच्चा वहां कभी था ही नहीं। डॉग्स बैठ गए और कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाए। बच्चे का कोई निशान नहीं मिला। सर्च लगभग 2 महीने चला, लेकिन आखिरकार बंद कर दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने बाद फैमिली बच्चे की याद में बनाए गए मेमोरियल पर फूल रखने वापस आती है। वे अपने दूसरे बेटे को भी लाते हैं। जब वे फूल रख रहे होते हैं तो बच्चा उनकी नज़र से सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए ओझल होता है और उसी बीच वह हवा में गायब हो जाता है। अब जाहिर है पेरेंट्स पूरी तरह टूट चुके थे। एक बच्चे को खोना बुरा था, लेकिन 2 को खोना कल्पना से परे था। सर्च बहुत बड़ा था, राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा। लगभग 300 वॉलंटियर्स पार्क के हर इंच को छान रहे थे बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। सर्च लगभग 1 हफ्ते तक चला। लोग उस जगह से माइल्स दूर तक ढूंढ रहे थे जहां वह गायब हुआ था। और फिर लगभग 2 वीक्स बाद एक वॉलंटियर जो डिजाइनेटेड सर्च एरिया से 15 माइल्स दूर था रेडियो करता है कि उसने बच्चे को ढूंढ लिया है। उन्होंने सोचा कि बच्चा मर चुका होगा, लेकिन वॉलंटियर कहता है कि वह न सिर्फ जिंदा है बल्कि गुड शेप में है। केडी और उसकी टीम बच्चे को लेने जाती है और जब वे वहां पहुंचती हैं तो उसे यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चा है जो मिसिंग था। उसके कपड़े साफ हैं, उस पर कहीं भी मिट्टी नहीं है और वह ट्रॉमेटाइज्ड नहीं लगता। वॉलंटियर बताता है कि उसने बच्चे को एक लॉग पर बैठे हुए पाया जो ओल्ड रोप से बंधी ट्विग्स एक बंडल से खेल रहा था। केडी उससे पूछती है कि वह कहाँ था उन 2 वीक्स में, वह किसके साथ था, और बच्चा उसे बताता है कि वह द फजी मैन के साथ था। अब केडी को बिगफुट में पूरा यकीन है, इसलिए वह उत्साहित हो जाती है और पूछती है कि फजी से उसका क्या मतलब है, क्या वह हैरी था? लेकिन बच्चा कहता है नहीं, वह हैरी नहीं था, वह एक फजी मैन था और वह एक ऐसे आदमी का वर्णन करता है जो ब्लरी था, लाइक व्हेन यू क्लोज योर आइज बट नॉट ऑल द वे क्लोज्ड। वह कहता है कि मैन पेड़ों से निकला और उसे जंगल की गहराई में ले गया। बच्चा कहता है कि वह एक हॉलो ट्री में सोता था और फजी मैन उसे खाने के लिए बेरीज देता था। केडी पूछती है कि क्या वह मैन मतलबी था, क्या उसने बच्चे को डराया, और बच्चा कहता है नो, ही वॉजंट स्कैरी बट आई डिडंट लाइक हाउ ही डिडंट हैव आइज। केडी बताती है कि वे बच्चे को हेडक्वार्टर्स वापस लाते हैं और एक कॉप उसे टाउन में ले जाता है ताकि उससे और बात की जा सके। वह उस कॉप की दोस्त है जिसने बच्चे से बात की और उसने बताया कि बच्चे ने फजी मैन द्वारा एक ट्री में रखे जाने का वर्णन किया और जब भी उसे भूख लगती उसे बेरीज दी जाती थी। उसे एक स्पेसिफिक क्लियरिंग में घूमने की इजाज़त थी, लेकिन जब वह आगे जाने की कोशिश करता तो फजी मैन गेट मैड एंड येल रियल लाउड इवन दो ही डिडंट हैव अ माउथ। जब बच्चा रात को डर जाता तो फजी मैन मेड इट गो ब्राइटर कर देता और उसे ट्विग बंडल दे देता। उसने कहा कि फजी मैन उसे रखने वाला था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि बच्चा द राइट काइंड नहीं था। वह या तो और विस्तार नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता। कॉप्स हैरान रह जाते हैं और उसके भाई की सर्च फिर से शुरू की जाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। बच्चे को नहीं पता कि उसका भाई कहाँ हो सकता है और उसे कभी नहीं मिला। केडी ने मुझे जो आखिरी कहानी सुनाई वह उसके साथ हुई एक घटना के बारे में थी जब वह अपने ट्रेनिंग ग्रुप से बिछड़ गई थी। जब वह एक रोकी थी, वे पहाड़ के एक वेल मैप्ड हिस्से पर
हाई एलिवेशन बेलाइंग की बेसिक सीख रहे थे और उसे बाथरूम जाना पड़ा। मील ब्रेक के दौरान वह ग्रुप से लगभग 50 यार्ड्स दूर गई और अपना काम किया। मैं बाकी कहानी ठीक वैसे ही सुनाता हूँ जैसे उसने मुझे बताई थी। तो मैं पेशाब करने गई और जब मैं ख़त्म कर लेती हूँ तो ग्रुप की तरफ वापस जाने लगती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 5 फीट ही चली होती हूँ कि मुझे एहसास होता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। और ये कोई ओह मैं घूम गई वाली खोई हुई स्थिति नहीं थी। मेरा मतलब, मुझे सच में कोई फकिंग अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ थी। अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि हम किस स्टेट में थे। ये कुछ वैसा ही था जैसा मैं एमनेशिया वाले लोगों के बारे में सोचती हूँ। समझे, तुम पूरी तरह खो चुके हो और तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है। तो मैं वहाँ कुछ देर खड़ी रही, बस यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जितनी देर मैं वहाँ खड़ी रही उतनी ही ज़्यादा मैं उलझती और घूमती गई, इसलिए मैं चलने लगी। जैसा कि मुझे याद है, मैंने बस एक रैंडम डायरेक्शन चुनी और उसी तरफ चल दी। और जैसे जैसे मैं चल रही थी स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी, यहाँ तक कि मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मैं पहाड़ पर क्यों आई थी। मैं बस बर्फ़ में चलती जा रही थी और फिर मैंने एक आवाज़ सुननी शुरू की। यह आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर जैसी थी, लगभग ऐसी जैसे कोई मेंढक बोल रहा हो, बहुत धीमी और टेढ़ी। और वह बार बार मुझसे कह रहा था, इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू फाइंड समथिंग टू ईट, फाइंड समथिंग टू ईट एंड यू विल बी ओके, जस्ट कीप वॉकिंग एंड फाइंड समथिंग टू ईट, ईट। तो मैंने अपने आसपास कुछ भी खाने लायक ढूंढना शुरू किया और मैं स्वेयर टू गॉड, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी भूख महसूस नहीं की थी। यह असीम थी और मुझे लगता है कि उस वक्त अगर तुमने मेरे सामने कुछ भी रख दिया होता तो मैं उसे खा लेती। मुझे टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी देर से बाहर थी। जब मुझे एक असली आवाज़ सुनाई दी जो मेरी तरफ आ रही थी, मैं उसकी तरफ बढ़ी और देखा कि वहाँ एक और SAR सदस्य था और वह फकिंग टेरिफाइड लग रहा था। वो मेरी तरफ दौड़ रहा था, पूछ रहा था कि क्या मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वह मेरी तरफ दौड़ रहा था, मैंने खुद को अपनी बेल्ट से अपना हंटिंग नाइफ निकालते हुए देखा। मैं यह भी नहीं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मुझे खाना है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, इसलिए मुझे बस खाना है। उसने मुझे ऐसा करते देखा और तुरंत पीछे हट गया। उसने मुझ पर चिल्लाया कि मैं अपना नाइफ वापस रख दूं, कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इससे मैं वापस सचेत हो गई। अचानक मुझे पूरी तरह पता चल गया कि मैं कहाँ हूँ और मैंने नाइफ वापस रख दी। मैं उसके पास दौड़ी और पूछा कि मैं कितनी देर से गायब थी, ये सोचकर कि वह बताएगा कि मैं हाफ एन आवर से गायब थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं 2 फकिंग डेज से गायब थी। मैं 2 पीक्स पार कर चुकी थी और पहाड़ के लगभग दूसरी तरफ पहुंच गई थी, और अगर मैं चलती रहती तो मैं 300 माइल्स के वाइल्डरनेस में भटक जाती। वे मुझे कभी नहीं ढूंढ पाते। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा हूँ, और मैं निश्चित रूप से यह नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या सोचूं। मेरे लिए कोई टाइम बीता ही नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ एक रेंडेव्यू पॉइंट पर वापस गई और मुझे HQ ले जाया गया ताकि मुझे हॉस्पिटल एयरलिफ्ट किया जा सके। जब मैं वहाँ पहुँची तो उन्होंने सारे टेस्ट्स किए और यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था। जितना वे समझ पाए, मुझे किसी तरह का वियर्ड फ्यूग स्टेट हुआ था, जो एमनेसिया जैसा होता है, या एक अजीब सीजर जिसने मेरे दिमाग को आउट ऑफ वैक कर दिया था। लेकिन सच यह है कि हमें वास्तव में नहीं पता। यह दोबारा कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, उस दिन के बाद से मैं कभी अकेले वहाँ नहीं गई। लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ जब मुझे ग्रुप से दूर जाना होता है, लेकिन मैं बस उन्हें बताती हूँ कि मेरा बर्फ़ में पेशाब करते हुए सुनना ए फकिंग फ्रीजिंग माउंटेन पर मुझे 2 डेज़ के लिए खोने से बेहतर है। अगला व्यक्ति जिससे मैंने बात की वह EW था, एक पूर्व ट्रेनर जो अब EMT के रूप में काम करता है। वह अभी भी ऐसे ऑप्स में मदद के लिए आता है, लेकिन अब फुल टाइम हमारे साथ नहीं है। उसकी विशेषता
खोए हुए बच्चों को ढूंढना था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसे सिक्स्थ सेंस हो कि वे कहाँ गए होंगे। वह सीनियर वेट्स के बीच एक लीजेंड है, लेकिन अगर आप उसके काम की तारीफ करें तो वह शर्मिंदा हो जाता है। एक शाम डिनर के दौरान वह मेरे साथ बैठा और हमने कहानियाँ साझा की। ज़्यादातर तो सामान्य थी, लेकिन जब हम वियर्ड कॉल्स के विषय पर आए तो मैंने उसे बताया कि मेरा एक दोस्त एक दिन सीढ़ियों पर चढ़ गया था। वह चुप हो गया और मुझसे पूछा कि क्या मैंने कुछ साल पहले एक पार्क से गायब हुए एक छोटे लड़के के बारे में सुना है। मैंने नहीं सुना था। तो उसने यह कहानी सुनाई। वे एक 11 साल के लड़के जॉय को ढूंढ रहे थे, जो एक नदी के पास से मिसिंग हो गया था। पहला ख्याल तो यही था कि वह नदी में गिरकर डूब गया होगा, लेकिन जब डॉग्स लाए गए तो वे SAR ऑफिसर्स को नदी से दूर जंगल के एक घने हिस्से में ले गए। जब हम लोगों को ढूंढते हैं तो ग्रिड पैटर्न में सर्च करते हैं और हर बॉक्स को बहुत ही थरोली चेक करते हैं। EW की टीम ने तुरंत एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। डॉग्स एक के बाद एक बॉक्सेस में जॉय की सेंट पकड़ रहे थे, लेकिन जब वे दूसरे बॉक्स में पहुंचते तो वह गायब हो जाती। अगर आप चेकरबोर्ड की कल्पना करें तो जॉय की सेंट सिर्फ ब्लैक स्क्वायर्स में मिल रही थी, रेड में नहीं। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता था, क्योंकि कोई बच्चा एरिया से एरिया में बिना सेंट छोड़े कैसे जा सकता है। EW ने कहा कि वह इरिटेटेड था, लेकिन उसे उस आदमी के लिए फील हुआ, इसलिए उसने इस पर जोर नहीं दिया। मैं सीढ़ियों के पास गया। वे छोटी थीं, जैसे बेसमेंट की सीढ़ियाँ। मुझे उनके बारे में कोई खास फीलिंग्स नहीं थी, मेरा मतलब सीढ़ियों से, इसलिए मैं डरा हुआ भी नहीं था। शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह हूँ और मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता। वैसे भी मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि निचले स्टेप पर कुछ पड़ा हुआ था, एक तरह से सिमटा हुआ। मेरा दिल डूब गया, क्योंकि आप हमेशा बेस्ट की उम्मीद करते हैं और हमें यकीन था कि हम इस बच्चे को अलाइव पाएंगे, क्योंकि वह सिर्फ कुछ घंटों से मिसिंग था। लेकिन मुझे तुरंत पता चल गया कि यह वही था और वह डेड था। वह स्टेप पर एक छोटी सी गेंद की तरह सिमटा हुआ था, अपने पेट को पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत के वक्त उसे बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन मुझे कोई ब्लड नहीं दिखा, सिवाय उसके होठों और थोड़ी पर कुछ खून के। मैंने रेडियो करके बताया कि मैंने उसे ढूंढ लिया है और हम उसके बॉडी को कमांड वापस ले गए। उस बेचारी फैमिली का हाल तो देखो, वे पूरी तरह डिवास्टेटेड थे। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बच्चा कैसे डेड हो सकता है, क्योंकि वह सिर्फ थोड़े समय के लिए गायब हुआ था। और इसके ऊपर हमारे पास डेथ का कोई ऑब्वियस कॉज भी नहीं था, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। मैंने सोचा कि शायद उसने कुछ जहरीला खा लिया होगा, क्योंकि जब मैंने उसे ढूंढा तो वह अपना पेट पकड़े हुए था। लेकिन मैं गैस नहीं करना चाहता था। यह सुनना कि आपका बच्चा डेड है इतना ही काफ़ी मुश्किल है, फिर किसी स्टूपिड SAR गाय का गैसिंग सुनना और भी बुरा होगा। उन्होंने उसे ले जाया और मैं घर गया और उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की। मैं डेड किड्स ढूंढना नफरत करता हूँ यार। मुझे यह जॉब पसंद थी, लेकिन यह उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। मेरी 2 डॉटर्स हैं और उन्हें इस तरह खोने का ख्याल ही वह यहाँ थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं इस तरह की इमोशनल स्टफ में अच्छा नहीं हूँ और एक ग्रोन मैन को रोते देखना हमेशा अजीब होता है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसने खुद को संभाला और बोलना जारी रखा। हमें हमेशा कोरोनर से कॉज ऑफ डेथ के बारे में जवाब नहीं मिलता। शायद यह हमारा जॉब नहीं है, और कभी कभी अगर उन्हें लगता है कि यह फाउल प्ले है तो वे हमें लीगल बुलशिट की वजह से नहीं बताएंगे। लेकिन मेरा एक दोस्त शेरिफ डिपार्टमेंट में काम करता है और वह मुझे इंटरेस्टिंग इन्फो दे देता है अगर मैं पूछूं। इस केस में हालांकि उसने खुद मुझे 1 हफ्ते बाद कॉल किया। वह पूछता है कि क्या मुझे वह बच्चा याद है, और बेशक मुझे याद है। और वह कहता है कि कुछ सीरियसली वियर्ड शिट चल रही है। वह मुझसे कहता है, EW यार, तुम सोचोगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन कोरोनर को नहीं पता कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मेरा दोस्त आगे बताता है कि जब कोरोनर ने बच्चे को ओपन किया तो वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। बच्चे के ऑर्गन स्विस चीज़ की तरह थे। क्वार्टर सी होल्स उसके लगभग हर ऑर्गन में थे, सिवाय उसके हार्ट और लंग्स के। लेकिन उसका कोलन,
स्टमक, किडनीज और यहाँ तक कि उसका एक टेस्टिकल भी इन होल से भरा हुआ था। मेरे दोस्त ने कहा कि कोरोनर ने इसे ऐसे बताया जैसे किसी ने होल पंच लेकर सब कुछ छेद दिया हो। वे इतने नीट थे, लेकिन बच्चे के शरीर पर एक भी स्क्रैच नहीं था, कोई एंट्री या एग्जिट वुंड नहीं। वहाँ मौजूद किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, सिवाय एक आदमी के जिसने खुद को बकशॉट से भर लिया था कुछ साल पहले राइफल साफ करते वक्त। किसी को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ होगा। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी ऐसा कुछ सुना है या क्या हमारे पास पहले ऐसे केसेस थे, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं था और मैंने उसे बताया कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जहां तक मुझे पता है, कोरोनर ने कॉज ऑफ डेथ कुछ ऐसा बताया जैसे मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग, लेकिन कोई नहीं जानता कि असल में क्या हुआ। मैं उस बच्चे को कभी भूल नहीं पाया। कभी कभी मुझे उसके बारे में नाइटमेयर्स आते हैं। मैं अपने बच्चों को अकेले जंगल में नहीं जाने देता और जब हम साथ जाते हैं तो मैं उन्हें अपनी नज़र से ओझल नहीं होने देता। मुझे यहाँ बाहर आना पसंद था, लेकिन वो केस और कुछ और ने मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। डिनर खत्म हो चुका था, इसलिए हमने साफ सफाई शुरू की और अपने कैबिन्स वापस चले गए। अलग होने से पहले उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे गंभीरता से देखा। उसने मुझसे कहा, यहाँ बाहर बुरी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें इसकी परवाह नहीं कि हमारे फैमिलीज हैं या लाइव्स या कि हम सोच और महसूस कर सकते हैं। उसने मुझे केयरफुल रहने को कहा और चला गया। मुझे उससे दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह कहानी मेरे दिमाग में बस गई। एक संयोग से मुझे एक और वरिष्ठ एसएआर कर्मी पीबी से बात करने का मौका मिला, जो इस क्षेत्र में सालों से काम कर रहा है। हम एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान गुड स्वीप पर साथ थे और आराम से बातें कर रहे थे, जॉब के बारे में हमने क्या क्या देखा है वगैरह। एक पल ऐसा आया जब हम एक पुरानी सीढ़ियों के सेट के पास से गुजरे। हालांकि ये शायद किसी पुराने फायर लुकआउट की थी, क्योंकि हम जिस इलाके में थे वहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने बस यूं ही कह दिया कि मैं सीढ़ियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। वह चुप हो गया और ऐसा लगा जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि बताए या नहीं। आखिरकार उसने मुझसे कहा कि मैं अपना रेडियो बंद कर दूं। यह वह चीज़ है जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कर दिया और उसने भी ऐसा ही किया। पीबी ने बताया कि करीब 7 साल पहले वह एक रूकी के साथ एक कॉल पर गया था। वे पार्क के एक ऐसे हिस्से में थे जहां कई अजीब घटनाएं और रिपोर्ट्स आई थी, गायब होने के मामले, जंगल में रोशनी, अजीब आवाज़ें वगैरह। रूकी बुरी तरह डरा हुआ था, बस जंगल में छुपी चीज़ों के बारे में बात करता जा रहा था। पीबी के मुताबिक वह आदमी गोटमैन के बारे में बात किए जा रहा था, बस लगातार गोटमैन ये, गोटमैन वह। आखिरकार मैंने उससे कहा कि यहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे डरना चाहिए और उसे इस गोटमैन वाले ख्याल से बाहर निकलना चाहिए। रूकी ने पूछा कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसे चुप रहने और चलते रहने को कहा। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़े और सामने लगभग 10 यार्ड्स की दूरी पर एक सीढ़ियाँ थीं। रूकी एकदम रुक गया और बस उन्हें देखता रहा। मैंने उससे कहा, देखा, ये वह चीज़ है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। रूकी ने मुझसे पूछा कि ये सीढ़ियाँ यहाँ क्या कर रही हैं, और किसी कारण से मैंने उसे सच बता दिया, या जो कुछ भी मुझे बताया गया था वही। मुझे बहुत मुश्किल हो सकती थी अगर मैंने ऐसा किया होता, और अगर मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ तो भी मुझे दिक्कत हो सकती है, लेकिन तुम अच्छे लड़के हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में और न पूछो। जब तक सुरक्षित हो बाहर निकल जाओ। इसलिए मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मुझे पता है, इस शर्त पर कि तुम इसके बारे में सुपरवाइजर्स को कभी नहीं बताओगे। मैंने उसे वादा किया कि मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा, और उसने दोबारा चेक किया कि क्या हमारे रेडियो बंद है। जब मैंने शुरुआत की थी तब हम इनके बारे में और यहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में थोड़े कम चुप रहते थे। हम लोगों को हायर करने से पहले ही चेतावनी दे देते थे कि यहाँ कुछ वियर्ड शिट चलती है। शायद फॉरेस्ट सर्विस एफएस टर्नओवर रेट से तंग आ चुकी थी और वे चाहती थी कि लोग जाने कि वे किस में फंस रहे हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से एग्रीमेंट साइन करवाए कि वे मीडिया को जो कुछ भी देखेंगे उसके बारे में नहीं बताएंगे। एफएस नहीं चाहती थी कि लोग डरकर भागे, और नहीं वे चाहती थी कि रूकीज मीडिया के पास जाकर भूतों और हॉन्टेड सीढ़ियों की कहानियां सुनाए। लेकिन आखिरकार उन्हें पता चला कि एग्रीमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी।
लोग न सिर्फ बात नहीं करना चाहते थे बल्कि वे कर भी नहीं पाते थे। कुछ बार मीडिया ने कोशिश की जब बच्चे या हाइकर्स गायब हुए, लेकिन कोई भी एक शब्द नहीं बोला। मैं इसे समझा नहीं सकता। शायद हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि कुछ गड़बड़ है। ये हमारा काम है, हर दिन जंगल में रहना। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सब कुछ ठीक होने का दिखावा करें। इसलिए मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मुझे याद है और उसके बाद मैं इस बारे में कभी नहीं बोलूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे सामने इसका जिक्र नहीं करोगे, कभी नहीं। ये सीढ़ियाँ यहाँ तब से हैं जब से ये पार्क अस्तित्व में आए हैं। हमारे पास दशकों पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो इनका वर्णन करते हैं। कभी कभी लोग इन पर चढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। दूसरी बार देखो, मुझे ये बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरा कुछ हो जाता है। मैंने एक आदमी को देखा जिसका हाथ साफ कट गया जब वो टॉप स्टेप पर पहुंचा। उसने एक ट्री ब्रांच को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और ये इतनी तेजी से हुआ कि एक पल में उसका हाथ था और अगले ही पल गायब, बिल्कुल साफ कट। हमें उसका हाथ नहीं मिला और वो आदमी लगभग मर ही गया था। एक बार एक औरत ने एक सीढ़ी को छुआ और उसके दिमाग की एक ब्लड वेसल फट गई, सचमुच फट गई, जैसे कोई वाटर बैलून। वह लड़खड़ाती हुई नीचे आई और मेरे पास आकर बस इतना कह पाई, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वह सैक ऑफ फ्लावर की तरह गिरी और ज़मीन से टकराने से पहले ही मर चुकी थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि कैसे खून उसकी आँख के अंदर तक भर गया था। मरने से पहले मैंने देखा कि उसकी आँख लाल हो गई। मैंने यह सब होते देखा और मैं उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। हम लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे इनके पास न जाएं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई इडियट ऐसा कर ही देता है। और अगर उनके साथ कुछ नहीं भी होता तो कुछ और बुरा हो जाता है। जब हम किसी मिसिंग किड का पीछा कर रहे होते हैं तो कोई अगले दिन मर जाता है, पार्क के एकदम सेफ हिस्से में आधा कटा हुआ। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन कुछ बुरा हमेशा होता है। मुझे नहीं पता कि ये सीढ़ियाँ यहाँ क्यों हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ है और अगर हम समझदार हैं तो हम अपने नए ऑफिसर्स को बताएंगे कि ये क्या कर सकती हैं। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे। मैं बोलने से डर रहा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो बात ख़त्म कर चुका है। उसे लग रहा था जैसे वो कुछ और कहना चाहता है। आखिरकार उसने फिर से बोलना शुरू किया, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक ही सीढ़ियों को दोबारा नहीं ढूंढ सकते? मैंने हाँ में सिर हिलाया, यह उम्मीद करते हुए कि वो आगे बताएगा, लेकिन वो चुप रहा, मेरे साथ चलता रहा। और फिर उसने पार्क में देखे गए सबसे बड़े डियर के बारे में एक कहानी शुरू कर दी। मैंने इस विषय को दोबारा नहीं उठाया और ना ही मैंने उससे और कहानियाँ पूछी। वो अगले दिन ऑप से ड्रॉप आउट हो गया। जाहिर है वो सूरज निकलने से पहले ही चला गया था। उसने कहा कि वो बीमार है। उसके जाने के बाद से हम में से किसी ने भी उसका कोई संदेश नहीं सुना। हमारी ट्रेनिंग ऑप में मदद कर रहे एक फायर फाइटर ने मुझे एक कॉल के बारे में बताया जहां उन्हें एक बच्चे को एक विशालकाय पेड़ से बचाने जाना पड़ा था। उसने कहा कि उन्हें डिटेल्स नहीं दी गई, बस इतना कहा गया कि उनकी मदद की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं था। उसे खास तौर पर बुलाया गया था क्योंकि पेड़ इतना बड़ा था कि एसएआर टीम को उस पर चढ़ना सुरक्षित नहीं लग रहा था। वीएफडी में शामिल होने से पहले वह एक ट्री ट्रिमर था, इसलिए उसने अपना पुराना इक्विपमेंट लिया और मदद के लिए चला आया। उसे लगभग 2 मील अंदर ले जाया गया और टीम ने इलाके के सबसे बड़े पेड़ों में से एक के पास रुककर ऊपर की ओर इशारा किया। उसने हंसते हुए ऑप कैप्टन से पूछा कि बच्चा वहां ऊपर कैसे पहुंचा और बिल्ली पेड़ पर फंसी है वाली पुरानी जोक मारी, लेकिन कैप्टन ने सिर्फ सिर हिलाया और उसे ऊपर चढ़कर बच्चे को नीचे लाने को कहा। उसने कहा कि उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। जैसे जैसे वह पेड़ पर चढ़ता गया, उसे लगने लगा कि शायद यह सब उसके साथ प्रैंक किया जा रहा है। इस बच्चे का इस पेड़ पर चढ़ पाना नामुमकिन था। नीचे से ये बहुत मोटा था, लेकिन बीच में आते आते ये इतना पतला हो गया कि मुझे कई बार लगा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा वज़न नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वह चढ़ता रहा और जब वह लगभग ऊपर पहुंच गया
तो उसे टहनियों के बीच नीले रंग की एक झलक दिखाई दी। मैंने देखा कि बच्चे की शर्ट एक डाल में फंसी हुई थी। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा कि अगर वह कर सके तो मेरे पास आ जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं आगे बढ़ता रहा, उसका नाम लेकर पुकारता रहा और कहता रहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं उसे बचाने आया हूँ। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मुझे पता चल गया कि वह मुझे जवाब नहीं देगा। मैंने उसे पाया, या जो कुछ भी उसका बचा हुआ था, एक ताल के फ़र्क में सिमटा हुआ, और वह वहाँ इसलिए था क्योंकि वह किसी तरह संयोग से उस जगह पर गिरा था। अगर वह किसी और तरह गिरता तो सीधे नीचे आ गिरता, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यह बच्चा उस पेड़ पर पहुँचने से बहुत पहले ही मर चुका था। मुझे नहीं पता कि उसे वहाँ किसने रखा, कैसे रखा या क्यों रखा, लेकिन यह सब बहुत ही सिक था। बच्चे की आंतें उसके मुंह से बाहर निकली हुई थीं और टहनियों में लटक रही थीं। यह किसी सिक क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा था जिस पर उसके अंदर के अंग लटक रहे थे। उसकी गट्स उसकी पैंट से बाहर लटक रहे थे। उसकी आंखें गायब थीं। शायद जिस फोर्स ने उसे किसी स्ट्रेस बॉल की तरह पोड़ दिया था, उसी ने उन्हें बाहर धकेल दिया था। क्या तुमने कभी किसी डेड बॉडी को देखा है जो लंबे समय तक पानी में तैरती रही हो, जिसकी जीभ फूल कर बाहर निकल आती है? उसकी जीभ वैसी ही थी। मुझे याद है क्योंकि उस पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। मुझे लगता है कि मैं शौक में चला गया था क्योंकि मैंने बस एक डाल तोड़ी और उस बच्चे को धक्का दे दिया। बस उसे तब तक धकेलता रहा जब तक वह नीचे नहीं गिर गया। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह से मेरी नौकरी तक जा सकती थी। लेकिन यार, उस बच्चे को अपने कंधे पर लाद कर नीचे लाने का ख्याल, उसकी आंतों को इकट्ठा करके रस्सी की तरह लपेटते हुए नीचे आना ताकि वे कहीं अटके नहीं, मैं यह नहीं कर सकता था। मैंने बहुत सारे डेड किड्स देखे हैं जितने मैं कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने एक बच्चे को देखा था जो हाउस फायर के दौरान एक बाथटब में छुप गया था। उसे उबालकर सूप बना दिया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या था। लेकिन उस बच्चे के शरीर को छूने का ख्याल ही मुझे पागल करने वाला था। मैंने उसे नीचे गिरते हुए सुना और मुझे लगा कि सब फ्रीक आउट करेंगे, लेकिन वे जानते थे कि बच्चा डेड था। जब उन्होंने मुझे ऊपर भेजा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना कोई चिल्लाहट, ना कोई हड़कंप। मैं नीचे आया और कैप्टन के सामने जाकर गुस्से में पूछने लगा कि उसने मुझे ऊपर क्यों भेजा जब उन्हें पता था कि बच्चा मर चुका है। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि ये मेरा कॉन्सर्न नहीं है और मुझे एविडेंस नीचे लाने के लिए धन्यवाद दिया। मुझे यह बात अच्छी तरह याद है क्योंकि एविडेंस शब्द सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा, जैसे वह कोई इंसान नहीं था, जैसे वह कभी कोई बच्चा नहीं था जो खो गया और जिसके साथ कुछ अकथनीय हुआ। कैप्टन ने एक क्रू को मुझे जंगल से बाहर ले जाने को कहा, लेकिन वह और 2 अन्य लोग वहीं रुक गए। मुझे अजीब लगा, वे मुझे बच्चे को बाहर निकालने में मदद क्यों नहीं करने दे रहे थे। मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन जो लोग मुझे बाहर ले जा रहे थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे ओपन केस पर चर्चा नहीं कर सकते। मैंने उससे पूछा कि उसके हिसाब से बच्चे के साथ क्या हुआ था और वह गंभीर हो गया। अगर मैं क्रश इंजरी के आधार पर बताता तो उसके गट्स ऐसे बाहर क्यों आए, लेकिन ऐसी इंजरीज में आमतौर पर कंट्यूशंस होते हैं, साफ ट्रॉमा दिखता है। ये वैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे उस बच्चे को किसी वैक्यूम में फंसा दिया गया हो और उसके अंदर के सब अंग बाहर खींच लिए गए हों, लेकिन फिर भी कोई ट्रॉमा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये मुझे परेशान करता है यार, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ट्रेनिंग ऑप में एक वरिष्ठ कर्मी जो रेडिट पढ़ता है ने मेरी कहानियों को पहचान लिया। हम पहले भी कई किस्से साझा कर चुके हैं। उसने पूछा कि क्या वह सीढ़ियों के बारे में अपने कुछ विचार साझा कर सकता है। मुझे खुशी है कि तुमने ये कहानियाँ साझा की। लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है, खासकर जब फॉरेस्ट सर्विस FS इसे छुपाने में इतनी माहिर है। मैंने पूछा कि उसका क्या मतलब है। मतलब मीडिया में कोई कवरेज नहीं, गायब हुए बच्चों या उन शवों के बारे में जो खोने की जगह से मीलों दूर मिलते हैं। डेविड पॉलाइड्स ने इसे सही पकड़ा। FS लोगों को यहाँ लाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे यह सुरक्षित ना हो। हालांकि ऐसी घटनाएं रोज नहीं होती, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर सीढ़ियों के मामले। मुझे हैरानी हुई कि तुमने उल्टी सीढ़ियों का जिक्र नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह हैरान लग रहा था। भाई, मैं विश्वास नहीं कर सकता
कि तुमने इतने समय तक काम किया और उन्हें नहीं देखा। किसी ने तुम्हें नहीं बताया? मैंने कंधे उचकाए और उसे विस्तार से बताने को कहा। ठीक है, तो सामान्य सीढ़ियां तो तुम जानते ही हो, जो जंगल में दूर निकलने पर दिखती हैं। लेकिन कभी कभी मुझे उल्टी सीढ़ियां मिलती हैं, जैसे किसी डॉल हाउस की सीढ़ियों को उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया गया हो। ऊपर वाला स्टेप नीचे और नीचे वाला ऊपर। मैं उन्हें कम ही देखता हूँ, लेकिन वे अजीब हैं, जैसे टॉर्नेडो के बाद का दृश्य, जब घर उड़ जाते हैं और चिमनी या दीवारें अकेली खड़ी रह जाती हैं। ये सीढ़ियाँ मुझे ज़्यादा डराती हैं, क्योंकि इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं आसानी से नहीं डरता, लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं इसके बारे में और जानने की कोशिश करूँगा। फिर उसने बिना चेहरे वाले आदमी के बारे में बात की। वह उत्साहित हो गया और बोला, कुछ साल पहले ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान मैं अपने टेंट में सो रहा था। मैंने कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनी। हमें दूर जाने की मनाही होती है, तो मैंने सोचा शायद कोई रूकी पेशाब करने गया हो और रास्ता भटक गया हो। मुझे उस बारे की याद आई जब हमारा एक साथी पहाड़ से गिरते गिरते बचा था। मैं परेशान हो गया और बाहर निकला। मैंने आवाज़ लगाई, कैंप यहाँ है, लेकिन वह आदमी जंगल की ओर बढ़ता रहा। मैं उसके पीछे भागा। हाँ, बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं आधा सोया हुआ था। वह सीधी रेखा में चलता रहा, लगभग 1 मील तक, और फिर एक छोटी नदी के किनारे रुक गया। चांद की रोशनी में मैंने देखा एक सामान्य आदमी, पीठ पर बैग, मेरी तरफ मुँह किए। मैंने पूछा, ठीक हो तुम? उसने सिर झुकाया, जैसे समझ नहीं आया। मैंने अपनी पॉकेट नाइफ का थंब लाइट जलाया। आंखों में न चमके इसलिए छाती पर रोशनी डाली। वह धीरे धीरे सांस ले रहा था, शायद नींद में चल रहा हो। मैं करीब गया, फिर रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। उसकी सांसें बहुत एक जैसी थीं, जैसे कोई नाटक कर रहा हो। कंधे ऊपर नीचे, छाती फूलती, सब कुछ एक्टिंग जैसा। मैंने कहा, पहचान बताओ। उसने एक दबी हुई आवाज़ निकाली। मैंने लाइट ऊपर की और यार, उसका चेहरा नहीं था, बस चिकनी त्वचा। मैं घबरा गया। लाइट हिली और अगले ही पल वह नदी के किनारे से 5 फीट आगे आ चुका था, बिना हिले। जैसे मेरा दिमाग उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पाया, मैं गिर पड़ा। तभी मैंने देखा, उसके गले में एक रेखा खुली, कानों तक फैली। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और अपने गले से मुस्कुराया। कोई खून नहीं, बस एक काला गहरा छेद। मैं उठा और जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन महसूस हुआ जैसे वह मेरे पीछे ही है। कैंप पहुंचकर शांत हुआ। आग जल रही थी। लोगों के बीच सुरक्षित महसूस किया। मैंने इंतज़ार किया, लेकिन वह नहीं आया। सुबह तक मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने सपना देखा था। जंगल का भूतिया अनुभव। एक रात सोने से पहले हम लोग भूतिया कहानियाँ सुना रहे थे, एक दूसरे को डराने और फिर हंसी मजाक करने के लिए। ज़्यादातर तो रूकीज़ ही डरते हैं, लेकिन एक महिला ने ऐसी कहानी सुनाई जिसने सच में मेरी रूह कंपका दी। उसने कहा कि यह सच्ची थी, और मुझे लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ सच्चे आघात की तरह महसूस होती हैं। उसने बताया कि जब वह बच्ची थी तो वह और उसकी सहेली अक्सर उसके घर के पीछे के जंगल में घूमने जाया करती थी। वह उत्तरी मेन, नॉर्दर्न मेन में रहती थी, जहां घने और सुनसान नेशनल फॉरेस्ट फैले हुए हैं। उसने कहा कि वहां के जंगल हमारे यहाँ से बिल्कुल अलग है। कुछ जगहों पर पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। वह और उसकी सहेली वहां पली बड़ी थी, इसलिए उन्हें अकेले जंगल में जाने से डर नहीं लगता था। लेकिन वे कुछ इलाकों से हमेशा सावधान रहती थी। उसने कहा कि यह कभी खुलकर चर्चा नहीं होती थी, लेकिन सभी जानते थे कि घर से 1-2 मील से ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बड़ों ने कभी कारण नहीं बताया, लेकिन यह एक अलिखित नियम। उन्होंने वजह के लिए कहानियाँ बनाई थीं, जैसे घर जितने बड़े भालू वहाँ रहते हैं, और एक दूसरे को डराने के लिए छिपकर गुर्राती थीं। लेकिन एक गर्मी, कुछ भयानक तूफान आए, जिन्होंने कई पेड़ गिरा दिए और जंगल के एक हिस्से में आग लगा दी। फायर क्रू ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन कुछ लोग वैसे के वैसे नहीं लौटे। वे ऐसे थे जैसे युद्ध से लौटे हों। आप देख सकते थे कि कौन सच में डर गया था। उनके चेहरों पर वही शेल शॉक्ड नज़र थी। मैं और मेरी सहेली कहती थी कि वे चलते फिरते लाश जैसे लगते हैं। वे मुस्कुराते नहीं थे, बात नहीं करते थे, और जल्द ही शहर छोड़कर चले गए। जब जंगल को सुरक्षित घोषित कर दिया गया, तो हमने तय किया कि हम आग वाले इलाके तक जाएंगी।
हमने अपने माता पिता को नहीं बताया और यह सोचकर रोमांचित थीं कि हम उनकी अवज्ञा कर रही हैं। हम लगभग 2 मील चलकर जले हुए पेड़ों वाले इलाके में पहुंच गईं। मेरी सहेली बहुत परेशान हो गई जब हमें एक हिरण का कंकाल मिला। वह एक पेड़ के नीचे सिमटा हुआ था। मैंने उसे वहां से खींच कर ले जाना पड़ा। वह उसे दफनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे छूने नहीं दिया क्योंकि उसके सींग अजीब थे। मुझे याद नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि उनमें कुछ गड़बड़ है। जितना आगे बढ़ते गए, जलन के निशान उतने ही ज़्यादा दिखाई देने लगे। आखिरकार हम एक ऐसी जगह पहुंच गईं जहां कोई खड़ा पेड़ नहीं था, जैसे किसी दूसरे ग्रह पर हो। तभी हमने दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गई क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पिताजी हैं और मुझे डांटेंगे। मेरी सहेली एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गई क्योंकि उसके माता पिता ने उसे जंगल में जाने से मना किया था। मैं आवाज़ लगाई और वह व्यक्ति हमारी तरफ आने लगा। जब वह करीब आया तो मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा लाल था। मैंने सोचा कि शायद कोई हाइकर खो गया है, इसलिए मैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जब वो सामने आया, उसकी नाक, होंठ और माथे का एक हिस्सा गायब था, जैसे किसी ने उन्हें साफ काट दिया हो। वो खून से लथपथ था और उसकी पैंट के घुटने भी लाल हो चुके थे। मैं एक कदम पीछे हटी, लेकिन वो मेरे कंधे पकड़कर खींचने लगा। उसके हाथ लगते ही मुझे झटका सा लगा और वो झटके से पीछे हट गया। वो बड़बड़ा रहा था, मैं कितनी देर से गायब हूँ, मेरा यूनिट कहाँ है? लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने मेरा वॉकमैन देखा और चीखने लगा। उसने अपना चेहरा छुआ और अजीब कपड़े पहने थे। एक ग्रे रंग का कोट जिसमें लाल किनारी और अजीब बटन थे और फॉर्मल पैंट। मैंने फर्स्ट एड किट खोलनी चाहिए, लेकिन वो चिल्लाया, मुझे मत छुओ, तो मुझे वापस भेज दोगी, और भाग गया। हम उसकी चीखें सुनते रहे जब तक वो दूर नहीं हो गया। मेरी सहेली रो रही थी। हम चुपचाप घर लौट आए। उस दिन के बाद मैंने उससे कहा कि मैं जंगल में नहीं खेलूंगी। आज भी हम दोस्त हैं, लेकिन हमने कभी उस आदमी के बारे में बात नहीं की।